जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते। भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। गठबंधन के तहत देवली की सीट पर हम लोग की पार्टी लोक जनता का निर्णय सर माथे पर। प्रसन्नता इस बात की भी है, न्याय हुआ। दिल्ली में प्रचंड जीत तो हो गई है बीजेपी, लेकिन एक सीट फंस के रह गई है, वो है देवली की सीट। और कहीं ना कहीं देवली के सीट पर चिराग पासवान का भार था और वो भार कहीं ना कहीं वो संभाल नहीं पाए। आज हम इसी का खुलासा करने वाले हैं दोस्त, क्योंकि देवली सीट को लेकर के खास करके चिराग की जितनी लोकप्रियता रहती है, उस लोकप्रियता पर वो खरे उतरे कि नहीं, कई सारे उनके चाहने वाले के मन में यह होगा कि आखिर दिल्ली उनसे छीन कैसे गया। तो सबसे पहले बात आज समझने की कोशिश करें कि दिल्ली छीनने का कारण। ये सीट इतना पेचीदा है दोस्त कि इस पे बीजेपी को पहले से ही डर थी। और सबसे बड़ी बात है कि इस सीट पर अगर आप पिछले दिल्ली विधानसभा का इलेक्शंस का रिजल्ट देखो तो बीजेपी 40,000 वोटों से हारी थी। तो बीजेपी को पता था कि कोई और अगर हम उम्मीदवार उतारेंगे तो मेरा लुटिया डूब जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, आपके नेता प्रकाश चरवाल एक डायनेमिक लीडर है, एक अपना रिप्रेजेंटेटिव अच्छा है, यंग थे, तो उन्होंने 2 बार से सत्ता को कायम रखा और आपको जीत दिलाई थी। लेकिन इस बार हवा ऐसी चल रही थी, इस बार पकड़ ऐसी थी, कहीं ना कहीं बीजेपी की हवा सुगबुगाहट और खास कर करके बाकी पार्टियों की सुगबुगाहट को देख कर करके अरविंद केजरीवाल ये समझ गए थे कि प्रकाश चरवाल इस मुहिम में कहीं पीछे ना पड़ जाए। कहीं ना कहीं उनको इस सीट से डर लग गया था, क्योंकि वहां के कार्यकर्ता यानी कमान संभालने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने अपने ले ली थी। तो ये काफी डर था। तब उन्होंने प्रकाश चरवाल को रोका और प्रेम कुमार चौहान को सामने फ्रंट पे लाया। प्रेम कुमार चौहान भी वहां एक अच्छे लीडर के रूप में नेतृत्व करता है और लोगों के पास वहां के लोगों की समझ है और वहां के स्थानीय लोगों पर समझ है और पकड़ है। अब आती है कि सीट को क्लिक कौन कर सकता है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, 40,000 वोटों से अंतर था। वहां पर कैसे, अगर 5,000 10,000 की बात अलग है कि वहां पर क्लिक किया जा सकता है, लेकिन 40,000 वोटों के साथ क्लिक करना, यह कहते ना पहाड़ को तोड़ने के बराबर था। लेकिन वह तोड़ने का काम कोई अगर कर सकता था तो कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार को ही देना था। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान की लोकप्रियता को देख कर करके लगा कि बीजेपी अगर कोई तोड़ सकता है तो वो चिराग पासवान तोड़ सकता है। तो उस पे अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए कहीं ना कहीं वो सीट ना चाहते हुए भी चिराग पासवान को देना पड़ा। दूसरी सबसे बड़ी कमी थी, या कह सकते हैं कि जरूरी थी कि वही सीट क्यों मिला, वह सीट रिजर्व सीट है। और रिजर्व सीट कहीं ना कहीं एक दलित का सीट होने की वजह से वो सीट लोक जनशक्ति पार्टी में कन्वर्ट हो गया दोस्त। अब आती है कि वहां पर तो कन्वर्ट हो गया, तो जीत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसको लेकर के काफी कुछ था। हमने पहले वीडियोस में बताया था कि त्रिकोणीय जो श्रृंखला चल रही थी, आपके प्रकाश चरवाल और प्रेम कुमार चौहान के साथ साथ दीपक जो तनवर कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी चिराग के कैंडिडेट थे, ये तीनों में त्रिकोणीय श्रृंखला थे। लेकिन देखिए खेल मजेदार हो गया था, हमने जो बताया था उससे कुछ अलग निकला, यानी प्रकाश चरवाल को बैठा दिया गया। अब प्रकाश चरवाल बैठ गए, यानी अब कैंडिडेट आपको काटने वाला कोई था ही नहीं, अब हराना मुश्किल था। और ये खेल कहीं ना कहीं उस समय नहीं लोग समझ पा रहा था, लग रहा था कि आप में ही 2 तोड़ हो गए हैं, यानी आप में प्रकाश चरवाल और प्रेम कुमार चौहान अपने वोट को काट देंगे। और दूसरे तरफ राजेश चौहान की बात करें तो आईएनसी के कैंडिडेट आते हैं, यानी महाराष्ट्र की तरफ से सपोर्टिव लीडर के रूप से आए थे। लेकिन ये भी उतने ज़्यादा कह सकते हैं कि उतनी ज़्यादा पकड़ नहीं थी, तो आपका ही वहां पकड़ था, यानी अब उन्हें बैठा दिया गया। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था कि वो रहेंगे तो आपका वोट कटेगा, तो साथ ज्यादा जो बेनिफिट है कहीं ना कहीं चिराग पासवान के कैंडिडेट दीपक तनवर को मिलने वाला था। लेकिन दोस्त
वहाँ पर मामला कुछ और हो गया और खेल कुछ और हो गया, यानी प्रकाश चरवाल नहीं आए, यानी वहाँ से केवल प्रेम कुमार चौहान ही आपके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आ गए। अब यहाँ पर खेल फाइट 50-50 का हो गया और 50-50 के खेल में इससे पहले 2 बार से वहां पर आपका जनसत्ता रहा है, चला है, और तो बीजेपी की तो वहां पर कुछ चलती ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कैंडिडेट कैसा मिलता है इस पे रिप्रेजेंट करता है। तो जिस तरह का दीपक तंवर का जो कैंडिडेट के रूप में रिप्रेजेंट किया गया था, उनकी पहुंच तो है लेकिन एक लिमिटेड क्षेत्र में है, यानी एक देखा जाए तो दलित के आंकड़ों को ही छूती है। लेकिन दलित के आंकड़ों को छूने से और मुस्लिम को वोट के लेने से ही सारा खेल नहीं हो जाता है दोस्त। बाकी दिल्ली में वहां पर पूरी देवली सीट में कैंडिडेट जितना उतना चाहिए। अब देखिए क्या खेल होता है, यानी 1,00,000-1,15,00,000 के आसपास वोट है और वहां पर करीब करीब टोटल अगर काउंट किया जाए मुस्लिम और दलित सब मिला करके तो 2.5 लाख वोट है। तो बाकी भी कई सारे कैंडिडेट खड़े हुए थे, तो कुछ ना कुछ तो काटेंगे। यानी खेल केवल 2 ही पार्टी में था, यानी आपके साथ और लोक जनशक्ति पार्टी के बाद। अब देखिए कि कैसे चिराग पासवान के वहां पर एंट्री लेने से वहां पर एक करिश्माई चेंज देखने को मिला। जो 40,000 के वोटों से अंतर था वो उसको बहुत कम मार्जिन कर दिया। यानी विनिंग को जो कैंडिडेट जीती है आप, उसको 86,000 वोट मिले हैं, जबकि दीपक तंवर को 50,000 वोट, यानी बहुत ज़्यादा कमबैक कर लिया था। 1-2% अगर हम ज़्यादा कोशिश कर लिया होता, 1-2% वोट को और करता, लेकिन तब संभव था। लेकिन फिर भी वो इतना दूर होते होते चले गए कि अब उन्हें वापस आना मुश्किल लग रहा था कि ये सीट ही ऐसी थी और जिसमें चिराग पासवान उस सीट को नहीं समझ पाए, उस सीट को शायद वह करीब से नहीं देख पाए। ये भी एक हो सकता है कि जिस लोकप्रियता के दौर में वो चल रहे हैं, जिस लाइमलाइट के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और उनका जो स्ट्राइक रेट का जो कहीं ना कहीं कंसेप्ट था 100% का, कि उस पर उनका कहीं ना कहीं एक विश्वास था कि मैं पकड़ बनाऊंगा और मेरा जनादेश है, लोग उन पे मरते हैं, लोग उनके साथ प्यार करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका वो जनसैलाब को लेकर करके कहीं ना कहीं आत्मविश्वास बढ़ा था। लेकिन उनका स्ट्राइक रेट ब्रेक हो गया। दिल्ली में जो कहीं ना कहीं था कि उनका भी कुर्सी टेबल चलेगा, उनका भी एक पार्टी ऑफिस बनेगा, लेकिन वह वहीं पर खारिज हो जाता है। दिल्ली की जनता थोड़ा अलग है, बाकी जनता से बिल्कुल अलग पड़ती है। लेकिन दोस्त जब भी होती है, जिस क्षेत्र के आप पार्टी हैं उस क्षेत्र से जब भी आप दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर कार्यशैली देखा जाता है कि आप क्या कार्य करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर आपने किस तरह का प्रदर्शन किया है, किस तरह से विजिट किए हैं, और जो पहले बार 2 दशक से कह सकते 1 दशक से जो पार्टी रही है उनका कार्यशैली, वो सारी चीज़ों को देख करके समावेश कर करके वो सारी चीज़ें को लिया जाता है। और ये जो सीट थी शुरू से ही ऐसा सीट रही है जिस पे पकड़ बनाना मुश्किल होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो निकल करके आई है इस सीट को समझने की कोशिश में, कि यहाँ पर जो वोट हैं, जो दलित और मुस्लिम का वोट है, वो करीब करीब कुछ परसेंटेज तो है, लेकिन उनके पास तो ये होता है कि जो लगती है पार्टी है, जो लगती है कैंडिडेट अच्छा दिख रही है, जो इसकी विनिंग है, लोग उधर ही सलट लेते हैं, क्योंकि पता नहीं कि अगर जीत जाए तो हमारा राशन पानी कौन देगा, हमारा सपोर्ट कौन करेगा। इसको लेकर के भी सारी चीज़ें होती हैं और इस खेल में कहीं ना कहीं चिराग पासवान पीछे रह गए। यानी चिराग पासवान इस देवली को सीट को शायद ज़्यादा नहीं समझ पाए, क्योंकि उनकी ज़्यादातर विदेश दौरा रही थी और बाकी जगह पर वो विजिट कर रहे थे और अपने ही जगह वह विजिट ज़्यादा नहीं कर पाए। और लास्ट में उन्होंने अपना एक जन रैली शुरू किया और जिस तरह से उन्होंने जब रैली शुरू किया, जनसैलाब दिखा, वो शायद काम नहीं आया, क्योंकि एक दिन के प्रदर्शन से आप दिल्ली की जनता को अपने साथ कर ले, आप कर तो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो कन्वर्जन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आने वाला जो कैंडिडेट है उसको भी देखा जाता है कि आपके कैंडिडेट के साथ वो कितना कॉम्पेटेबिलिटी को निभा पाता है। अगर दोनों कॉम्पेटेबल है तब मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर कितना दाव फंसता है, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। फिलहाल आज
कि इस खबरों में, दिल्ली की इस खबरों में खास करके चिराग का ये जो सीट था कहीं ना कहीं जो फंसने वाला था, इसको लेकर करके आपके अंदर क्या राय आता है? आप क्या सोचते हैं कि इन्हें इसी तरह का सीट दिया गया था कि पेचीदा हो जाए और कहीं ना कहीं चिराग फंसे और यहाँ पर अब चिराग को सुनना पड़ेगा बीजेपी की तरफ से कि कैसे आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी? ये सब खबरों के साथ आप बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ऐसे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे।